हालात तो पिछले कई महीनों से खराब चल रहे थे। 10 नवंबर 2021 को पहली बार यह खबर आई थी कि रशिया ने अपने मिलिट्री सोल्जर्स को यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर दिया है। 28 नवंबर तक यह चीज क्लियर हो चुकी थी कि रशिया के करीब 1 लाख से ज्यादा ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद हैं और मिड जनवरी से लेकर अर्ली फरवरी के बीच में ये कभी भी हमला कर सकते हैं। दिसंबर तक यूएस इंटेलिजेंस को खबर पहुंच चुकी थी, तभी यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने धमकी दी रशियन अथॉरिटीज को। कहा कि अगर यूक्रेन पर इन्वेजन किया जाएगा किसी भी तरह का तो बहुत सख्त जवाब मिलेगा उसका। He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. फिर यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना था कि 16 फरवरी वो दिन होगा जिस दिन रशिया हमला बोलेगा यूक्रेन पर, लेकिन 16 फरवरी आया और कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज का काफी मजाक बनाया रशियन अथॉरिटीज ने, यह कहकर कि अमेरिका तो कुछ भी बोलते रहता है, हम कुछ भी नहीं करने जा रहे थे, ये अमेरिका का नाटक था बस। एक दिन बाद खबर फैलती है कि रशिया ने एक्चुअली में अपने सोल्जर्स को वापस लेना शुरू कर दिया है, रशिया डी एस्केलेट कर रहा है, लेकिन ये खबर फेक निकलती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्चुअली में चाइना ने रशिया पर प्रेशर डाला था कि रशिया बीजिंग ओलंपिक्स खत्म होने तक का इंतजार करे। चाइना नहीं चाहता कि कुछ भी हमला यहां पर बोला जाए और बीजिंग ओलंपिक्स में उससे कोई इंटरप्शन हो, उसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सुनने में काफी अजीब सी थ्योरी, लेकिन 20 फरवरी बीजिंग ओलंपिक्स का आखिरी दिन होता है और अगले ही दिन 21 फरवरी को पुतिन की तरफ से यह टेलीविजन पर एड्रेस आता है। पुतिन पूरी दुनिया को ऐलान करते हुए कहते हैं कि ईस्टर्न यूक्रेन में 2 सेपरेटिस्ट एरियाज हैं, अब वो उन सेपरेटिस्ट एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। After a day of lashing out at NATO, Putin made an explosive announcement on state television. I think it is necessary to make a long overdue decision to immediately recognize the independence and sovereignty of the Donetsk People's Republic and the Luhansk People's Republic. इन 2 रीजन्स का नाम है डोनेट्स्क और लुहांस्क। आइए नक्शे पर एक नजर डालते हैं। यूक्रेन की जो एक्चुअल बाउंड्री है यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसी है, बाहर से चारों तरफ। ईस्टर्न यूक्रेन में ये 2 रीजन्स हैं, डोनेट्स्क और लुहांस्क। अब खास बात यह है कि डोनेट्स्क और लुहांस्क का कुछ एरिया एक्चुअली में सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड है, यानी यूक्रेन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। ये एरिया रशिया के बॉर्डर पर है और एक्चुअली में इसे रशियन ऑक्यूपाइड कहा जाता है। अब यहां पर पूरी हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा, इसकी बात मैंने पुराने रशिया यूक्रेन वाले वीडियो में डिटेल में करी थी, उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें तो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन 2014 में मैंने बताया था वो साल था जब क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया गया था रशिया के द्वारा। ये वही साल था जिस साल डोनेट्स्क और लुहांस्क के एरियाज को यूक्रेन से तोड़कर अलग कर दिया गया था। रशिया ने वहां पर सेपरेटिस्ट को सपोर्ट किया था, अपनी मिलिट्री भेजी थी और जो जंग छिड़ी वहां पर उसके बाद एक नई बाउंड्री लाइन सी ड्रॉ हो गई। इन सेपरेटिस्ट कंट्रोल्ड एरियाज में डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक, इन दोनों सेपरेटिस्ट लोगों ने अपनी नई कंट्री का ऐलान किया। ये करते वक्त एक अनऑफिशियल रेफरेंडम बुलाया गया था इन एरियाज में। उसके बाद से रशिया ने इन 2 सेपरेटिस्ट एरियाज की कई तरीकों से मदद करने की कोशिश करी है, मिलिट्री सपोर्ट देकर, फाइनेंशियल सपोर्ट देकर, कोविड वैक्सीन प्रोवाइड करी इन्हें, और यहां रहने वाले करीब 8 लाख लोगों को रशियन पासपोर्ट्स भी प्रोवाइड। भाई सुना है तू जॉब छोड़ के कोडिंग सीखने वाला है? हाँ? और भाई खर्चा रशियन पासपोर्ट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए रशिया के द्वारा। इन एरियाज में लड़ाई खत्म करने के लिए और शांति बनाने के लिए 2015 में एक मिन्स्क एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके तहत यूक्रेन को इन रीजन्स को स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड करना था, एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी देनी थी, वहां की सरकार को एक्नॉलेज करना था और यह कहा गया था कि अब कोई लड़ाई नहीं होगी, यहां पर कोई हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और जो भी फॉरेन प्रेजेंस है इस एरिया के अंदर वो हटा दी जाए। अब क्योंकि पुतिन ने कहा कि रशिया अब उन एरियाज को इंडिपेंडेंट कंट्रीज की तरह कंसिडर करता है और अब पुतिन ने अपनी आर्मी भी भेज दी है उन एरियाज के अंदर, तो इसलिए अब इसे इन्वेजन बताया जा रहा है। पुतिन ने मिन्स्क एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया है और अब खतरा यह है कि पुतिन सिर्फ यहां तक रुकेगा नहीं, यूरोपियन देशों को और यूएसए को डर है कि अब पुतिन एक्चुअली में पूरे यूक्रेन देश पर कब्जा जमाने की कोशिश में है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, जब से सोवियत यूनियन टूटा है रशिया हर 6-7 साल बाद यही चीजें करता आ रहा है अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ। 2014 में रशिया ने क्रीमिया को ऑक्यूपाई किया, इससे पहले 2008 में जॉर्जिया के कुछ एरियाज को रशिया ने ऑक्यूपाई किया। इस नक्शे पर देखिए अबखाजिया और साउथ ओसेटिया का जो रीजन है वो एक्चुअली रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। करीब 20% जॉर्जिया का देश एक्चुअली में रशियन ऑक्यूपेशन के अंडर है। इसके बाद मोल्डोवा एक देश है ईस्टर्न यूरोप में जिसका एक पूरा हिस्सा ईस्टर्न साइड पर लाए करने वाला सेपरेटिस्ट एरिया है जिसका नाम है ट्रांसनिस्ट्रिया।
जहां रहने वाले सेपरेटिस्ट अपने आप को एक नए देश की तरह मानते हैं और एक्चुअली में वो रशिया से रीयूनिफाई करना चाहते हैं। तो यहां पर भी रशियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है इस ट्रांसनिस्ट्रिया एरिया में भी। और अब आप अगर नक्शा देखोगे कि रशिया ने अपनी आर्मी को, अपने सोल्जर्स को कहां कहां डिप्लॉय किया है। इस मैप में जो रेड सर्कल्स हैं वो तो परमानेंट सेटलमेंट्स थी, चलो उन्हें जाने दो, लेकिन जो ब्लैक डॉट्स आप इस मैप पे देख रहे हो वो नए ट्रूप्स हैं जो लाए गए हैं पिछले कुछ महीनों में। तो रशिया ने यूक्रेन देश को तीनों डायरेक्शन से घेर लिया है और रशियन सोल्जर्स ना सिर्फ रशिया में मौजूद हैं बल्कि क्रीमिया में भी और ट्रांसनिस्ट्रिया के एरिया में भी और बेलारूस में भी। बेलारूस का डिक्टेटर भी रशिया के इन्फ्लुएंस के अंडर आता है और बेलारूस पर भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। बेलारूस में एक डिक्टेटर है जो बहुत ही इनफेमस है। तो इस सब का नतीजा ये कि बाकी दुनिया को अब डर है कि रशिया किसी भी वक्त अपनी आर्मी मूव इन कर सकता है और पूरे यूक्रेन देश पर हमला बोल सकता है। कितना एरिया अब रशिया ऑक्यूपाई करना चाहेगा ये कोई नहीं जानता। कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ नीचे की ये स्ट्रिप ट्रांसनिस्ट्रिया से लेकर लुहांस्क और डोनेट्स्क तक रशिया कब जाएगा। कुछ लोगों को लगता है कि रशिया यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच जाएगा और पूरे देश को ही खत्म कर डालेगा। अब रशिया को यह करता देख बाकी दुनिया के पास मोटे मोटे तौर पर 3 ऑप्शंस हैं। पहला तो यह कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें, कुछ ना करें। लेकिन फिर खतरा यह है कि आज रशिया को अगर यूक्रेन ऑक्यूपाई करने दिया जाए तो कल को रशिया बोलेगा कि मैं तो कजाकिस्तान भी वापस चाहता हूं, मंगोलिया देश भी वापस चाहता हूं, स्लोवाकिया भी, क्रोएशिया भी, सबको इन्वेड करके वो बड़ा बनता रहे और इस तरीके से इंपीरियलिज्म को नहीं रोका गया तो किसी ना किसी दिन हमारे ऊपर भी आकर हमला होगा। दूसरा ऑप्शन ये कि बाकी देश अपनी मिलिट्री का इस्तेमाल करें और रशिया जो करने लग रहा है वहां पर अपनी आर्मी भेज दें और लिटरली रशियन फोर्सेस के साथ लड़ाई करके उन्हें रोका जाए। लेकिन ये ऑप्शन भी अच्छा नहीं है क्योंकि ये करने का मतलब है लिटरली एक वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर कर देना और ज्यादातर देश थैंकफुली आज के दिन लड़ाई नहीं करना चाहते, जंग पर नहीं जाना चाहते क्योंकि उससे बस खून खराबा होता है, लोगों की जानें जाती हैं, कुछ भी अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं होता। नेटो ने अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय जरूर किया है। 5000 नेटो ट्रूप्स पोलैंड में डिप्लॉय किए गए हैं, 4000 भेजे जा सकते हैं रोमेनिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया के देशों में। लेकिन ये सब नेटो के देश हैं, यूक्रेन अभी नेटो का हिस्सा नहीं है। तो यूक्रेन पर चाहे हमला भी कर दिया जाए, चांसेस यही है कि नेटो उसमें बीच में नहीं आएगा, अपनी मिलिट्री वाइज सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा यूक्रेन को। हाँ, ये जरूर है कि नेटो ने और तरीकों से मदद करने की कोशिश करी है यूक्रेन की, हथियार प्रोवाइड करके, एडवांस्ड वेपनरी प्रोवाइड करके, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प देके, कहीं पर हेलमेट्स दिए गए उन्हें, लेकिन अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहा कोई और देश यूक्रेन के बिहाफ पर फाइट करने के लिए। तो देखा जाए अगर हमला होता है यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन के लोग यहां पर अकेले हैं और यूक्रेन की अगर मिलिट्री स्ट्रेंथ देखी जाए रशिया के अगेंस्ट तो बहुत कमजोर पड़ जाती है। अब इस चार्ट में देख सकते हैं रशिया के पास 4 गुना से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स हैं, 15 गुना ज्यादा फाइटर जेट्स हैं यूक्रेन के कंपैरिजन में, 5 गुना ज्यादा टैंक्स हैं और इसलिए यूक्रेन अपने 2.5 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्स को डिप्लॉय करने की बात कर रहा है और अपने सिविलियंस को ट्रेनिंग देने लग रहा है। यानी यूक्रेन की आम जनता वो भी इस खतरे को पहचान रही है और अपने देश को एक इन्वेजन से बचाने के लिए खड़ी हो रही है सामने। इन वीडियोस में आप क्लियरली देख सकते हो कि अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड कर देता है तो यूक्रेनियन लोग इतनी आसानी से हाथ खड़े करने वाले नहीं है, वो आखिर तक लड़ने को राजी हैं। We're not afraid of it. We're not afraid of him. We're not afraid of his army. Я здесь, потому что у меня молодая жена и 2 детей. Это моя страна, и я готов ее защищать. Are you scared for your family? We're all going to die someday, and the thing you can do is you can live your life in dignity. We here in Ukraine, every single day, we are preparing for fight. We are preparing to defend ourselves. यूएस के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग अगर यहां पर एक ऑल आउट वॉर होती है तो 50,000 से ज्यादा सिविलियंस मारे जा सकते हैं, हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, यूरोप में एक और रेफ्यूजी क्राइसिस हो जाएगी और यूक्रेन देश की हालत शायद वैसी बन जाएगी जैसी सीरिया की हालत है आज के दिन। इस पॉइंट में एक और रीजन है जो मैं बताना भूल गया, रशिया ने लिटरली बाकी देशों को धमकी दी है कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करेंगे अगर कोई और देश इंटरफेयर करने आया तो यहाँ पर। तो बाकी दुनिया के पास और क्या ऑप्शन बचा यहाँ पर? तीसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी इकोनॉमिकली रशिया को यहां पर आइसोलेट करने की कोशिश करी जाए, इकोनॉमिकली हमला करने की कोशिश करी जाए, उनके पैसे पर हमला किया जाए।